गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। होप्स आप सब सेफ़ हो बेटा घर पे। हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसका हम टॉपिक कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। उसका कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिया था। आज हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है जो कवर करेंगे बेटा। तो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं, थ्रेड थ्योरी जो हमारे, उन्होंने अलग अलग तरह की थ्योरीज़ हैं जो दी हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो 3 मेन थ्योरीज़ हैं जो वो गिवन है। फर्स्ट आपकी है द रिकार्डियन मॉडल और द क्लासिकल मॉडल। तो रिकार्डियन मॉडल या क्लासिकल मॉडल ऑफ थ्योरी में क्या है कि इसमें जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज है जो उसके ऊपर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो गुड्स हमने प्रोड्यूस करनी है जो हम बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हम बेस्ट तरीके से मेथड से नहीं प्रोड्यूस कर सकते वो सारी चीज़ें हम दूसरों से बाय करेंगे जो बेस्ट तरीके से उन चीज़ों को प्रोड्यूस करें। इट मीन्स जिसमें हमारी स्पेशलिटी है वो चीज़ें हम प्रोड्यूस करें जो बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो दूसरे अपने बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ें हम उनसे खरीद लें। उसको रिकार्डियन मॉडल और द क्लासिकल मॉडल है जो इंटरनेशनल ट्रेड का बोला जाता है। सेकेंड जो मॉडल आपका थ्योरी है वो है द हेक्सकर ओहिलम मॉडल और द मॉडर्न थ्योरी जिसको बोला जाता है। वो क्लासिकल थी, ये मॉडर्न थ्योरी है। ये बिल्कुल रिवर्स है रिकार्डियन मॉडल जो हमने पढ़ा था। तो इंटरनेशनल ट्रेड में वो ज़्यादा एफर्ट्स किसको दे रहा है कि कंट्रीज विल प्रोड्यूस ओनली दोज आइटम दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल लोकली। तो वो कंट्री जो है वो गुड्स जो प्रोड्यूस करे सिर्फ जिसके लिए उसको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है वो लोकली ईजिली उसको अवेलेबल है। बाकी जो चीज़ें जिसके लिए उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लोकली अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें वो इंपोर्ट करे दूसरी कंट्रीज़ को। तो इसको हम मॉडर्न थ्योरी है जो बोलते हैं। थर्ड थ्योरी है आपकी द ग्रेविटी मॉडल। तो ग्रेविटी मॉडल क्या है, प्रेडिक्ट करता है ये ट्रेड बिटवीन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए बेसिस ऑफ द डिस्टेंस उसमें कितना है कंट्रीज में उससे, तो मतलब नज़दीक की कंट्रीज से खरीदना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दूर की कंट्रीज से। एंड रिलेटिव इकोनॉमिक साइज़ ऑफ द इकॉनमी कितना है, साइज़ ऑफ इकॉनमी कितना बड़ा है किसी कंट्री का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जो है इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, कितना इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करेगा। तो ये 3 थ्योरीज जो इंटरनेशनल ट्रेड की, दैट इज़ रिकार्डियन या क्लासिकल थ्योरी, हेक्सकर ओहिलम और मॉडर्न थ्योरी, और थर्ड आपकी है ग्रेविटी मॉडल या ग्रेविटी थ्योरी। इसके बाद बेटा आपके पास है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है ट्रेडिशनली कोई भी यूनिवर्सल मैकेनिज़्म नहीं अवेलेबल था जो रेगुलेट करे इंटरनेशनल ट्रेड को, जब तक कि WTO है जो हमारा नहीं आ गया तब तक। तो उसके लिए क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो उसके बाद सम एफर्ट्स हैं जो इस बारे में की गई लीडर्स के द्वारा कि कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस बनाई जाएं जिसको सब फॉलो करें। एज ए रिज़ल्ट जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट जिसको हम बोलते हैं, वो 1948 में फॉर्म किया गया। एंड जो ये हुई हमारी गैट का, तो इसकी भी कुछ फेलियर्स रही, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो मेंबर रही हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसके रूल्स हैं उनको वायलेट करती रही, तोड़ती रही। तो इसलिए जो गैट है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इसके रूल्स रेगुलेशन को वायलेट कर रही थी। तो बहुत सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए गए, तो अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में समझौते हैं जो करने शुरू कर दिए, उसको हम ट्रेडिंग ब्लॉक्स बोलते हैं जो आपस में डीलिंग कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर लिस्ट आपकी बुक में एक दी है कि कौन कौन से समझौते हैं आज ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं जो बनाए गए। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स आपको शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ट्रेडिंग ब्लॉक हैं कि ड्यू टू गैट की फेलियर तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपस में मिलके कुछ ट्रेडिंग ब्लॉक्स बना लिए कि जो मिलके आपस में संधियां कर ली ट्रेडिंग के लिए, तो उसको हम ट्रेडिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। कुछ ट्रेडिंग ब्लॉक्स के नाम हैं जो अलग अलग जो बने वो आपको दिए हुए हैं, जैसे कि EFTA दैट इज़ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड है जो 1960 में बना, ये ट्रेडिंग ब्लॉक है। तो इसी तरीके से यूरोपियन कम्युनिटी का बना नेफ्टा है जो जिसमें US, कनाडा एंड मैक्सिको था। तो इस तरीक़े से अलग अलग तरह के ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं जो दिए गए। तो ये जो लिस्ट है इसमें कुछ ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं दिए गए और बहुत तरह के ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं जो बने। इसके बाद आपके पास जो ये ट्रेडिंग ब्लॉक बने उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको बनाया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद जो कुछ सुधार है इंटरनेशनल ट्रेड में होना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स और रूल्स रेगुलेशंस हैं जो वो WTO के द्वारा बनाए गए। तो उसके बाद उसमें चेंजेस हैं जो आनी शुरू होगी। तो वर्ल्ड जो है
वो ग्लोबल मार्केट फ्री फ्रॉम जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड मोस्ट गुड्स मैनी सर्विसेज एंड वर्किंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जोर दिया गया WTO के आने के बाद। तो WTO के आने के बाद ही कुछ रेगुलेशंस हैं, जो स्ट्रक्चर है जो प्रॉपर बन सका। तो वो WTO का मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल है जो वो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसके बाद बेटा आपके पास टॉपिक है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की अगर बात करें हम, तो किस तरह का ट्रेड है जो इंडिया में होता रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड हमने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसकी, लेकिन बहुत सारी कमियां रही हैं जिसके कारण उतना प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाया है। तो कंटेम्प्रेरी फॉरेन ट्रेड जो इंडिया का है उसने अनप्रेसिडेंट चेंजेस आई हैं इंटरनेशनल करेक्टर में। डूरिंग 1991 फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने न्यू मॉडल है जो इसका लेके आए इंटरनेशनल ट्रेड का, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा था उससे निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए। तो न्यू पॉलिसी जो बनाई गई, लिबरलाइजेशन, हमारी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो हमारी पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो वो बनाएगी, जिसमें दो तरह के रिफॉर्म्स, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो वो लाने की कोशिश की गई। तो इनको दो भागों में बांटा गया मॉडल्स में, प्री रिफॉर्म स्ट्रेटजीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटजीज। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस की थी, प्री रिफॉर्म स्ट्रेटजीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटजीज। प्री रिफॉर्म स्ट्रेटजीज कौन कौन सी थी? पहले रेगुलेट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को रेगुलेट किया जाए, फॉरेन ट्रेड को फेरा के थ्रू रेगुलेट किया जाए, ज़्यादा इम्फोसिस इंपोर्ट सब्सिट्यूट के ऊपर दी जाती थी, नॉन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी नहीं की जाती थी, एम्फोसिस ऑन स्ट्रिक्ट इंपोर्ट कंट्रोल है जो किए जाते थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने के बाद क्या हुआ, क्या चेंजेस आई? प्री रिफॉर्म, पहले रिफॉर्म्स पे पहले पे क्या था और रिफॉर्म के बाद क्या हुआ? लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हो गया, पहले रेगुलेटेड थी फॉरेन ट्रेड, रेगुलेट फेरा के थ्रू किया जाता था, अब फेमा के थ्रू हो गया। उसके बाद एम्फेसिस है जो वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को दी जाती थी, अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बजाय एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे जोर दिया जाने लगा। नॉन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी थी, फुली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी की गई। एम्फेसिस हैं जो स्टिक इंपोर्ट कंट्रोल किए जाते थे, सिलेक्टिव कुछ चीज़ों पे इंपोर्ट पे कंट्रोल है जो किया गया, बाकी चीज़ों पे कंट्रोल हटा दिया गया। नेक्स्ट, 2 सेपरेट पॉलिसीज़ फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए 2 अलग अलग पॉलिसीज़ थी, अब एक पॉलिसी बना दी गई, दैट इज़ एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बना दी गई। अलाउंसेस ऑफ फिजिकल कंसेशंस फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, तो अलाउंसेस दिए जाते थे फिजिकल प्रमोशन के लिए ताकि प्रमोट किया जा सके एक्सपोर्ट्स को, अबॉलिश कर दिया गया फिजिकल कंसेशंस को एक्सपोर्ट्स के लिए। कैनलाइजेशन ऑफ मेजर प्रपोर्शन ऑफ आइटम्स ऑफ इंपोर्ट है जो उसको रोक लगाएगी। डी कैनलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स पे रोक है जो वो ख़त्म की गई। प्रोटेक्शंस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट्स, तो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट में लगी हुई हैं उनको पॉलिश कर दिया गया। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन जो उनको गिवन थी उनको ख़त्म कर दिया गया। एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे किया जाता था, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो ISO उसको ऊपर जोर दिया जाने लगा। प्रोटेक्शनलिस्ट स्ट्रेटजीज थी, आगे प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जा रही थी, अब इनकरेज करने के लिए कंपटीशन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजीज है जो बनाई जाने लगी। तो ये मेन चेंज आया प्री रिफॉर्म एंड आफ्टर रिफॉर्म्स में जो हमारी स्ट्रेटजीज बनाएगी इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। कुछ फीचर्स दे रखी हैं, मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ बिफोर लिबरलाइजेशन जो थी, दैट इज़ मोर एम्फेसिस ऑन इंपोर्ट कंट्रोल के ऊपर जोर दिया जाता था। अभी हमने पढ़ा है इनवर्ड ओरिएंटेशन थी, इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट ढूंढे जाते थे, अलग अलग पॉलिसीज़ थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, कंप्लीट बैन था इंपोर्ट कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। कैपिटल गुड्स के ऊपर सिलेक्टिव कंट्रोल किया जाता था। रुपी है जो वो वैल्यू जो है फुली कन्वर्टेबल नहीं थी, इंसेंटिव दिए जाते थे बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस को, जो टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट किया जा सकता था फॉर प्रमोटिंग, अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है सिर्फ उसी लिए। तो ये सारे पॉइंट आपने जो प्री रिफॉर्म के पढ़े हैं उन के पॉइंट्स हैं ये। तो मेन फीचर्स थी बिफोर जो हमारी लिबरलाइजेशन से पहले क्या सीन था। इसके बाद है कौन कौन से मेजर्स टेकन किए गए बाय द गवर्नमेंट ताकि फॉरेन ट्रेड है जो उसको प्रमोट किया जा सके। कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, तो कैश कंपनसेटरी सपोर्ट में है कि जहाँ भी ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, कंट्रीब्यूट किया ताकि जो हायर कॉस्ट पड़ रही है डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक्सपोर्ट पर्पजेज़ के लिए वहाँ उनको कंपनसेशन है जो प्रोवाइड की जाए, कैश कंपनसेटरी स्कीम के थ्रू उनको सपोर्ट किया जाए।
सेकेंड, प्रोविज़न ऑफ एक्सपोर्ट गारंटी। तो जब भी माल एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक मन में डर रहता है एक्सपोर्टर के कि जो वहाँ पे फॉरेन में जो बंदा बैठा है जिसको माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी पेमेंट है टाइमली हो पाएगी कि नहीं, या उसको वो सेफ साइड पे है या नहीं। तो जो गवर्नमेंट है उसकी जो ECGC है जिसमें वो गारंटी प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट के लिए, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो माल को सेंट्रल बैंक के थ्रू। इंसेंटिव्स थ्रू फिजिकल मेजर, डिफरेंट फिजिकल मेजर्स प्रोवाइड करके, लाइक कंसेशंस देके, इंसेंटिव्स देके, रिड्यूस करके कस्टम और एक्साइज ड्यूटीज़ में, टैक्सेस में। तो इस तरीके से जो एक्सपोर्ट हाउसेस हैं ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके तो उनको हेल्प करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जो बनाएगी। मार्केट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, हाउसेस थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ जो मार्केटिंग स्किल्स हैं वो उनको यूज़ कर सकें, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकें। तो गवर्नमेंट है जो वो उसके लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करती है ताकि जो कंसोलिडेटेड फंड हैं इंडिया के उनको यूज़ किया जाए ताकि नई मार्केट्स और नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लायर जो हैं डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं जो बना सकें और उन मार्केट्स में लॉन्च कर सकें। प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंट टू न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स टू डेवलप एक्सपोर्ट बिजनेस। तो नए बंदे जो आ रहे हैं, नए पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स जो बन सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो वो हेल्प भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए भी पॉलिसीज है जो बनाई। नेक्स्ट, इंश्योरिंग इंक्रीजिंग रिटर्न इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। तो क्या किया, रिटर्न है जो एक्सपोर्ट इंटरेस्ट बिजनेस में उसको इंक्रीज़ किया। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया फिजिकल कंसेशंस, 10 ईयर्स जैसे हॉलीडे उनको दे दी जिस तरीके से उनको जो इनकम है वो उनकी बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। द गवर्नमेंट है जो उसने वेरियस इंस्टीट्यूट स्थापित किए ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। The important institute in this regard include the Indian Institute of Foreign Trade, the Export Promotion Council, Export Guarantee Corporation of India, the Office of Development Commissioner, State Trading Corporation। तो ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाए गए ताकि जो फॉरेन ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स। बहुत सारे उनके मोरल को बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे एक्सपोर्ट है जो करें, उनको वेरियस जो है उन्होंने अवार्ड्स वगैरह जो हैं, ऑनर जो है उनके लिए इंट्रोड्यूस किया ताकि टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जा सके कि जो हाईएस्ट जैसे एक्सपोर्ट करेगा उसको प्राइजेस दिए जाएंगे, कोई अवार्ड दिया जाएगा उस तरीके से। नेक्स्ट है प्रमोशन थ्रू ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। तो क्या किया, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्री थ्रू ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस है जो ऑर्गेनाइज करके उस तरीके से भी इंडिया के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एफर्ट्स किए हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो जहाँ भी इजीली फाइनेंस है जो प्रोवाइड किया है अगर एक्सपोर्ट बंदा करना चाहता है तो ताकि जो है फॉरेन ट्रेड को इंपोर्ट किया जाए तो कंसेशनल रेट्स पे उनको क्रेडिट फैसिलिटी है जो वो प्रोवाइड करने की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं जो बनाए गए हैं और उन जोन्स में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जो भी एक्सपोर्टर्स को ज़रूरत है कंपटीशन लड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं जो वो बनाए गए हैं और वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड की गई हैं। तो ये थी बेटा कौन कौन से मेजर्स हैं गवर्नमेंट ने टेक किए हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। कुछ हमारे रेगुलेशंस हैं, एक्ट हैं जो फॉरेन ट्रेड को हमेशा इंडिया में रेगुलेट करते रहे हैं। उसमें हमारा टी एक्ट 1953 है, कॉफ़ी एक्ट 1942 है, रबड़ एक्ट है, रबड़ से रिलेटेड 1947, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जिसको हमने बोला है वो एक्ट है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 है। तो ये बहुत सारे एक्ट हैं जो रेगुलेट करते रहे हैं फॉरेन ट्रेड को। इसके बाद कुछ प्रोविजंस दी हैं फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के लिए रिगार्डिंग कि कौन कौन सी प्रोविजंस उसमें रखी गई थी। फर्स्ट, पावर टू मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है, उसके लिए प्रोविजंस है जो ऐड कर सकता है। सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो सेक्शन 6 जो है एक्ट का उसमें पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि को एक डायरेक्टर जनरल
फॉरेन ट्रेड अपॉइंट कर सकता है, जो कि एक चीफ कंट्रोलर के सारे फंक्शंस है जो प्रोवाइड करेगा, और जितने भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड एडवाइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। थर्ड, पावर टू इशू सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 9 एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर जनरल के पास पावर है कि वो इशू कर सकता है लाइसेंस, सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस को जेन्युइन ग्राउंड्स पे। नेक्स्ट, पावर टू इशू कोड नंबर। तो इसके पास ये भी पावर है कि जो बॉडी है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कोड नंबर्स है जो उनको भी इशू कर सकता है। कोड नंबर फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स कैन बी इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल बाय और एनी ऑथराइज पर्सन, जो उसके स्पेसिफिक मैनर में जो वो करेगा उसके बेसिस पे हुई। नेक्स्ट है पावर टू मेक सर्च एंड सीजर। तो जो कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी हुई हैं, तो जो हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग के पास पावर है कि कभी भी सर्च एंड सीज कर सकता है कि एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, उसकी प्रेमिसेस में जा सकती है, उसमें फ़ोटोग्राफ्स खींच सकती है, उसके रिकॉर्ड्स को सील कर सकती है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। तो इस तरीके से उसके पास पावर है। नेक्स्ट है पेनल्टीज़ एंड कंट्रावेंशंस। तो सेक्शन 11 जो इसका इस एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कन्वेंशंस पेनल्टी है जो वो लगाई जा सकती है, नॉट एक्सीडिंग टू 1000 रुपीज़ और 5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। जिसके बारे में उसने कोई गलत चीज़ की है उसकी अमाउंट जितनी बनती है उसके 5 गुना के बराबर, या 1000 रुपीज़ जो भी ज़्यादा है उतनी उससे पेनल्टी ली जा सकती है। तो अगर वो पेनल्टी जेन्युइन ग्राउंड पे नहीं पे करता तो उसका लाइसेंस है जो उसको कैंसिल या सस्पेंड भी किया जा सकता है। अपील्स एंड रिविजन्स। सेक्शन 15 इसी एक्ट में दिया हुआ है कि एनी पर्सन जो एग्रीव्ड बाय द डिसीजन जो दिया गया है अथॉरिटीज़ के कला उसके अगेंस्ट है जो 45 डेज़ के बिटवीन जो है अपनी अपील है जो उससे हायर लेवल पे कर सकता है, ताकि उसकी सुनवाई है जो की जा सके। अगर कोई जेन्युइन ग्राउंड्स है तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल ना किया जाए। तो ये कुछ प्रोविज़न्स हैं जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो हमारा है उसके रिगार्डिंग दी गई हैं। तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट का बेटा टॉपिक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।